नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास एजू हब के इस डिजिटल मंच पे। मैं कमल बाजी और आप मेरे साथ देख रहे हैं टास्क आधारित टेस्ट सीरीज से 1.0 ग्रेड थर्ड के लेवल फर्स्ट के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मैं आज आपको करवाऊंगा। अभी देखो बंधु, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर दिख रहा है। मैथ्स का पहला क्वेश्चन है, वो इस प्रकार से है। ये देखो, ये कह रहा है कि एक आयताकार घनाभ के शीर्ष, किनारे और फलकों की संख्या दे रखी है। देखो बंधु, आयताकार जो घनाभ होता है, घनाभ में शीर्ष कितने होते हैं, घनाभ में वर्टेक्स कितने होते हैं, 8 होते हैं। किनारे कितने होते हैं, 12 किनारे होते हैं। और फलकों की संख्या कितनी होती है, फेस कितने होते हैं, 6 होते हैं। ओके, ये वी, ई और एफ से व्यक्त किया गया है। ठीक है, वी वर्टेक्स कितने हैं, 8 हैं। ओके, माइनस से ई का मतलब एज, किनारे कितने हैं, किनारे 12 हैं। ओके, प्लस एफ का मतलब फलक कितने हैं, 6 हैं। ओके, लो भाई, 8 और 6 14 में से 12 घटाओगे कितना बचेगा, 2 बचेगा। इसका मतलब 2 यहां पे राइट आंसर है। ओके दोस्तों, 2 यहां पे राइट आंसर है, तो 2 राइट आंसर हो जाएगा कौन से ऑप्शन में, डी ऑप्शन में। ये आइलर सूत्र होता है। क्या होता है बंधु, आइलर सूत्र भी ध्यान रखना। आइलर सूत्र, यहां तो आइलर सूत्र की जरूरत नहीं पड़ी है। आइलर सूत्र के एलिमेंट जरूर काम में लिए गए हैं, लेकिन आइलर सूत्र होता है v प्लस एफ बराबर e प्लस 2 होता है। ओके, e प्लस 2 होता है, ये आइलर सूत्र भी होता है। ओके, हाँ जी, यहां पे तो आपको इसके एलिमेंट्स जो थे वो काम में लेके एक प्रश्न को सोल्व करना था, दी गए व्यंजक को। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में अगला, किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल दे ही रखा है। ओके, और लंबाई चौड़ाई की दुगुनी है। ओके, लंबाई चौड़ाई की दुगुनी है, लंबाई चौड़ाई की दुगुनी है, तो चौड़ाई 1 है, तो लंबाई कितनी है, 2 है। या फिर मैं यूं कहूं कि लंबाई यदि x है, लंबाई क्या है, लंबाई चौड़ाई की दुगुनी है, तो चौड़ाई यदि x है तो लंबाई कितनी है बंधु, 2x है। ओके, अब इसने क्या कहा है, कह रहा है कि इसकी ऊंचाई 11 मीटर है। आपको ऊंचाई दे रखी है, h दे रखी है आपको, ठीक बात है। और चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 गुणा ऊंचाई कोष्टक लंबाई प्लस से चौड़ाई, बराबर आपको दे रखा है 660। ओके, 2 गुणा ऊंचाई कितनी है, 11। ओके, लंबाई प्लस चौड़ाई 2x प्लस x। ओके, बराबर हो गया 660। ठीक बात है। हाँ जी, 11 से काट दो आप। सबसे पहले 11 का भाग 6 बार गया 60, और फिर 2 का भाग 30 बार गया। ओके, तो ये हो गया 3x बराबर 30 है। तो x का मान यहां से क्या निकल कर आएगा, x का मान यहां से निकल कर आएगा 30 में 3 का भाग कितनी बार, 10 बार। और 10 का मतलब इसकी लंबाई तो कितनी आ गई, x का मान 10 रख दो, 10 दूनी 20, और चौड़ाई कितनी आ गई, सिर्फ 10। ओके, लंबाई और चौड़ाई आ गई, ये सब वैल्यूज मीटर में है तो मीटर में आ गई। क्या पूछ रहा है आपको, उसकी छत का क्षेत्रफल। बंधु, छत में लंबाई और चौड़ाई काम में आती है, और छत का क्षेत्रफल कितना होगा, किसका क्षेत्रफल, छत का क्षेत्रफल। छत का क्षेत्रफल और फर्श का क्षेत्रफल बराबर ही होता है LB। इट मीन्स 20 गुणा 10 कितना हो गया, 200। 200 वर्ग मीटर इसकी छत का या फर्श का क्षेत्रफल हो गया। राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन में। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन, एक तार को पिघलाकर 1/3 त्रिज्या का तार बनाने पर समान आयतन वाले तार की लंबाई क्या होगी। बंधु, ये कोई तार है, ठीक है, ये कोई तार है, इसकी त्रिज्या r है। ठीक है, इसकी त्रिज्या r है और इसकी लंबाई मान लो कितनी है, l है। ठीक बात है। इस तार को पिघलाकर 1/3 त्रिज्या का तार बना रहे हो, ये इस प्रकार से 1/3 त्रिज्या का। उस तार की त्रिज्या r है, तो इसकी r बटे कितनी होगी, 3, और इसकी लंबाई मान लेता हूं कैपिटल L और उसकी लंबाई मान लेता हूं स्मॉल l। दोनों के आयतन बराबर हैं, दोनों के आयतन क्या है बंधु, बराबर हैं। तो हमें ये पूछ रहा है कि इसका आयतन है पाई r स्क्वायर इंटू h की जगह क्या है, l है। उस तार का आयतन कितना होगा, उस तार का आयतन होगा पाई r स्क्वायर बोले तो r बटे 3 का स्क्वायर इंटू इसकी लंबाई क्या है, कैपिटल L। पाई से पाई तो यहां पे कैंसिल आउट हो रहा है। ओके, ये हो गया r स्क्वायर इंटू L, और वो हो गया r स्क्वायर अपॉन 9 इंटू कैपिटल L। 9 से मल्टीप्लाई कर दो, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया, 9l बराबर कैपिटल L
मतलब जो नया तार बनाओगे समान आयतन वाला, उसकी लंबाई मूल की कितनी हो जाएगी, 9 गुनी हो जाएगी। राइट आंसर कौन सा है, डी राइट आंसर है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट इसके बाद में एक घनाभाकार टंकी की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब दे रखी है, तो कहा है कि टंकी में कितना पानी आएगा। टंकी में पानी उसके आयतन में आता है बंधु, वॉल्यूम में आता है, एलबीएच में पानी भरा जाएगा। ठीक है, एल का मान कितना है, 2 मीटर। कितना मीटर है, एल का मान 2 मीटर है। चलो ठीक है, 2, चौड़ाई कितनी है, 1 मीटर, और ऊंचाई कितनी है, 50 सेंटीमीटर को मीटर में बदलूंगा, 100 का भाग लगा दूंगा। ओके, तो इसका मतलब ये आया 1 मीटर क्यूब। कितना मीटर क्यूब आया, 1 मीटर क्यूब, क्योंकि बंधु वो भी 100, नीचे भी 100 कट गया, 1 मीटर क्यूब। अब आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब बराबर कितना लीटर होता है। 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है। और साथ ही अगर सेंटीमीटर क्यूब की बात करूं तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना होता है, 1 लीटर होता है। आपको देना है कि 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर, तो 1000 लीटर पानी टंकी में आएगा। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन, अगला है कि एक घनाभाकार एक बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। कर्वड सरफेस एरिया CS से होता है बेलन का 2 पाई आर एच। ठीक है, हाँ जी, सिलेंडर कुछ इस प्रकार की आकृति होती है। ओके दोस्तों, सिलेंडर कुछ इस प्रकार की आकृति होती है, इसमें ये कर्वड सरफेस एरिया होता है ये वाला। ठीक है, 2 वर्त होते हैं, इसमें 2 वर्ताकार भाग होते हैं। ओके, ये इसकी ऊंचाई, ये त्रिज्या है, इसको बोलते हैं अपन CSA, कर्वड सरफेस एरिया। और वो CSA मेरे पास में है 2 पाई आर एच बराबर 264, और इसका आयतन दे रखा है 924 मीटर क्यूब। आयतन होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, बराबर है 924 मीटर क्यूब। ओके, व्यास का इसकी ऊंचाई से अनुपात क्या होगा। सबसे पहले एक काम कर लें, ऐसे प्रश्नों में 2 इक्वेशनें बन गई। यहां पे कितनी इक्वेशन बन गई बंधु, 2 इक्वेशन बन गई। और 2 इक्वेशन में अपन एक काम करते हैं सॉल्यूशन के लिए, इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 का भाग दे दूं, मैं एक काम करूं तो बंधु 2 पाई आर एच में मैं भाग दे दूं पाई आर स्क्वायर एच का। ओके, तो इधर भी 264 में किसका भाग लगेगा, 924 का। ओके, अब जो कैंसिल आउट होती है उन वैल्यूज को कैंसिल आउट कर ही लेना चाहिए। ओके, कौन कौन सी वैल्यू कैंसिल आउट होती है देखना बंधु, पाई से क्या कट गया, पाई कट गया। ओके, एच से एच कट गया, आर से स्क्वायर कट गया, 2 का भाग दिया 132 आया। ओके, हाँ जी, तो ये इधर तो आ गया 1/r और उधर आ गया 132/924। आप इसको काट पीट लीजिएगा, इसको कैंसिल आउट करो, काटो यहां पे। ठीक है, देखो कितनी बार जाएगा, 2 का भाग दिया 2 6 12, फिर 2 का भाग दिया 1 बचा 2 6 12। ओके, 2 का भाग दिया 2 चौके 8, 2 का भाग दिया 2 6 12 और 2 दूनी 4। हाँ जी, 11 का भाग जा रहा है क्या इसमें, बिल्कुल जा रहा है। 11 का भाग 6 बार और 11 का भाग 11 4 44 बच गया 2, 11 दूनी 22। 6 का भाग 42 में 7 बार जाएगा, तो ये 1 बटा कितना आ गया 7। 1/7 बराबर 1/r है, तो r को 1 से गुणा कर दो, r बराबर कितना आ जाएगा 7। लो भाई, आपको इस बेलन की त्रिज्या मिल गई कितनी, 7। बेलन की त्रिज्या मिल गई तो आप एक काम करो, यहां से ऊंचाई निकाल लो। और त्रिज्या से ऊंचाई कैसे निकालते हैं, अपन को पता है 2 पाई, पाई का मान 22/7, 2 पाई आर, आर का मान आपके पास में 7 है, तो एच का मान क्यों नहीं आएगा, 264 वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से। आर से आर कैंसिल आउट हो गया, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 22 दूनी 22 एकम 22 बच गया 4, 22 दूनी 44, तो एच बराबर कितना आ गया 6। एच बराबर 6 आ गया और आर बराबर 7 आ गया। कह रहा है इसके व्यास का ऊंचाई से अनुपात क्या होगा, व्यास का ऊंचाई से। एक तो व्यास का किससे पूछा है, ऊंचाई से अनुपात पूछा है मेरे बंधु। ऊंचाई तो फिक्स है कितनी, 6, लेकिन व्यास क्या होगा, त्रिज्या 7 है तो व्यास कितना होगा, 14 होगा। काटेंगे तो 7 अनुपात कितना आएगा, 3 आएगा।
और 7:3 कौन से ऑप्शन में है? डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके दोस्तों, ये इस प्रकार से बेलन वाला प्रश्न ध्यान रखना, या तो त्रिज्या पूछे या ऊंचाई पूछे या इनमें अनुपात पूछे, ठीक है। इस प्रकार से ये ऊंचाई और त्रिज्या दोनों निकालनी आनी चाहिए आपको। ये कह रहा है 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घनों को पिघलाकर बड़ा घन बनाया जाता है, तो उसकी भुजा सेंटीमीटर में क्या होगी? घन का आयतन, 3 घनों का आयतन है 6 की क्यूब प्लस 8 की क्यूब प्लस 1 की क्यूब। 3 घनों के आयतनों को एक बड़े घन के आयतन के बराबर कर देंगे 1 क्यूब, ठीक बात है। हाँ जी, 3 घनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है, तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, तो 216 6 की क्यूब, 512 8 की क्यूब और 1 की क्यूब, 1 बराबर 1 क्यूब। ओके, हाँ जी, इनको जोड़ो आप, 6 2 8 और 1 कितना? 9। हाँ जी, दहाई का अंक जोड़ लो, ये हो गया 2, ठीक बात है, 729। मुझे एक बात बताना, 729 किसकी क्यूब होती है? 9 की क्यूब होती है, तो अपन कहेंगे ए बराबर कितना आएगा? 9 सेंटीमीटर। जो नया घन बनेगा उसकी भुजा कितनी आएगी? 9 सेंटीमीटर आएगी, जो कि कौन से ऑप्शन में है? ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3 घनों को पिघलाकर एक नया घन बना रहे हो, तो तीनों घनों के आयतनों का योग नए घन के आयतन के क्या होगा? बराबर। 20 मीटर गहरा, 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा, इससे निकलने वाली मिट्टी को 22 मीटर गुणा 14 मीटर माप के एक चबूतरा बनाया जाता है, तो इस चबूतरे की ऊंचाई क्या होगी? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। आपने यहां एक कुआं खोदा है, ठीक है। ये जो कुआं खोदा है इसकी त्रिज्या कितनी है बंधु? त्रिज्या इसकी नहीं दे रखी आपको, व्यास दे रखा है 7 मीटर, त्रिज्या होगी 7 बटे कितनी? 2 मीटर। और इसकी गहराई कितनी है? 20 मीटर ऊंचाई, ठीक बात है। हाँ जी, इससे निकलने वाली मिट्टी को एक चबूतरे में डाल दिया, ठीक है। एक चबूतरा बना रहे हो आप, ठीक है, इस प्रकार का एक चबूतरा बना रहे हो। ये चबूतरा जो है ये इस प्रकार का है, ठीक बात है। इस प्रकार का कोई आपने चबूतरा बनाया है, ठीक है, ये चबूतरा है। और ये चबूतरा जो है बंधु, इस चबूतरे की माप दे रखी है 22 इंटू 14। 22 इंटू 14 इस चबूतरे की माप दे रखी है। 22 लंबाई और 14 चौड़ाई मान लो, ऊंचाई इसकी क्या करी है? पूछिए, चबूतरे की ऊंचाई हमें पूछिए। चलो ठीक बात है। हाँ जी, अपन एक काम करते हैं कि इस कुएं से निकलने वाली मिट्टी बराबर चबूतरे में मिट्टी का आयतन, तो कुएं से जो निकलने वाली मिट्टी है वो पाई आर स्क्वायर एच है। पाई आर स्क्वायर, आर कितनी है? 7/2 का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इंटू एच कितनी है? 20 सब मीटर में है। चबूतरे का आयतन होगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, 22 गुणा 14 गुणा कितना? एच। इसको सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ जाएगा आपके पास में, ठीक बात है। हाँ जी, ये देखो बंधु, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 22 बटे कितना? 7। ओके, ये 7/2 2 बार आएगा, 7/2 गुणा 7/2 इंटू 20 आ गया बराबर, ये 22 इंटू 14 इंटू एच हो गया, ठीक बात है। हाँ जी, इसको सोल्व कर लो, देखो 22 से सीधा क्या काट दूं? 22, 7 से 7 कट गया, 4 का भाग 20 में कितनी बार? 5 बार। हाँ जी, 7 का भाग 14 में कितनी बार? 2 बार। और h का मान चाहिए, h का मान चाहिए तो 5 में 2 का भाग लगा लो, और 5 में 2 का भाग लगाओगे बंधु कितना आएगा? 2.5 मीटर ऊंचा उठेगा चबूतरा, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। 2.5 मीटर ऊंचा उठेगा चबूतरा। चबूतरे में मिट्टी का आयतन बराबर कर दिया। निम्नलिखित त्रिआयामी, 3 डायमेंशंस आकृतियां जो होती है उनमें शीर्ष, निम्नलिखित त्रिआयामी आकृतियों में से किसमें शीर्ष नहीं होता? सारे के सारे 3D फिगर है बंधु। पिरामिड जो होते हैं, पिरामिड जो होते हैं उनमें शीर्ष होता है। पिरामिड कुछ इस प्रकार के से होते हैं, इनमें शीर्ष जरूर होता है। कुछ इस प्रकार के से होते हैं पिरामिड, इनमें शीर्ष जरूर होता है। पिरामिडों में शीर्ष जरूर होता है। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में प्रिज्म। प्रिज्म में देखो, पिरामिड, पिरामिड में शीर्ष होते हैं बंधु। पिरामिड में क्या होते हैं? शीर्ष होते हैं। प्रिज्म जो होते हैं, प्रिज्म, प्रिज्म में भी शीर्ष होते हैं। प्रिज्म में भी क्या होते हैं? शीर्ष होते हैं। प्रिज्म में शीर्ष किस प्रकार से होते हैं? प्रिज्म में शीर्ष इस प्रकार से होते हैं, ये प्रिज्म का ही उदाहरण है। ये लो, ये जो घन होता है आपका प्रिज्म का उदाहरण है, घनाभ सब, ठीक है, ये प्रिज्म के उदाहरण है। पिरामिड का उदाहरण शंकु होता है। शंकु में भी शीर्ष होता है, कुछ इस प्रकार से होता है। ये ऊपर क्या बन रहा है? शीर्ष बन रहा है। जो स्पीयर होता है, गोलक होता है,
ये शीर्ष नहीं होता, इसमें गोलक में कोई शीर्ष नहीं होता है। ठीक है, तो निम्न में से कौन सी आकृति में शीर्ष नहीं होता है, इस प्रकार से एक प्रश्न पूछा है। एक गोले की त्रिज्या को दुगुनी कर दी जाए तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। बंधु, जो स्पीयर होता है, गोलक होता है, गोलक का या गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्वड सरफेस एरिया ऑफ ए स्पीयर होता है 4 πr²। कितना होता है? 4 πr² होता है। और गोले का आयतन कितना होता है? गोले का आयतन होता है मेरे बंधु 4/3 πr³। हाँ जी, अगला कह रहा है गोले की त्रिज्या दुगुनी कर दी। पहले जब त्रिज्या आर थी तो क्षेत्रफल था 4 πr², और अब जब त्रिज्या दुगुनी कर दी तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 होगा। और 4 होगा तो क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा बंधु। कितने गुना हो जाएगा? 4 गुना क्षेत्रफल हो जाएगा। आयतन का पूछता तो 8 गुना होता। ठीक बात है। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन। तो ये इस प्रकार से हमने मैथ्स के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन किया। आगे भी इसी सीरीज में आप जुड़े रहिएगा। अदर जो सब्जेक्ट हैं उनका विशेष विशेषज्ञ सबका सॉल्यूशन आपको करवाएंगे। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। अग्रिम शुभकामनाएं। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, लेवल फर्स्ट में बायोलॉजी के प्रश्न आना शुरू हो गए हैं, तो इनकी व्याख्या मैं आपको उपलब्ध करवाता हूं। गोल्जिकाय का निर्माण, कोशिका वाला चैप्टर जो है आपके लेवल फर्स्ट में 4 टॉपिक हैं बायोलॉजी के। तो पहला क्वेश्चन जो है वो, पहला जो इस टेस्ट सीरीज में जो टॉपिक शामिल है वो सेल वाला टॉपिक शामिल है। तो पहला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि गोल्जिकाय का निर्माण कौन करती है। तो गोल्जिकाय का निर्माण हमें पता है अंतःप्रद्रवी जालिका ईआर के द्वारा होता है। गोल्जिकाय का जो निर्माण होता है वो ईआर यानी अंतःप्रद्रवी जालिका द्वारा होता है। नेक्स्ट कह रहा है स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलान करना है। ऐसे क्वेश्चन आजकल काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं। तो गोल्जिकाय का काम होता है ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स का निर्माण करना। लाइसोसोम पाचन का केंद्र होता है, जैव अणुओं का पाचन करना, ये इसका काम है। रिक्तिकाओं का काम होता है वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करना और थोड़ा सा स्फीति मतलब लचीलापन प्रदान करना। राइबोसोम ये प्रोटीन की फैक्ट्री है, प्रोटीन का निर्माण करना। तो देखिए 3, बी में 4, सी में 2 और इसमें 1। 3 4 2 1, 3 4 2 1 जो है वो आपकी सी ऑप्शन में है। कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में नहीं पाया जाता। तो ऐसा है कि कोशिकांग है तारक केंद्र जो पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है, केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। प्रोकैरियोट्स में पाए जाने वाले राइबोसोम, तो राइबोसोम 2 प्रकार का होता है, 70S और 80S, जिसमें से प्रोकैरियोट्स में केवल 70S पाया जाता है, यूकैरियोट्स में 70 और 80 दोनों पाए जाते हैं। कोशिका का शक्ति ग्रह, बहुत पुराना क्वेश्चन, आजादी के समय से पूछा जा रहा है। कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि इसमें श्वसन की अभिक्रिया के द्वारा ऊर्जा बनती है। कौन सा एक अकोशिकीय जीव यानी ऐसा सजीव जिसमें कोशिका नहीं है। तो वो एक ये विषाणु वायरस। क्यों है? क्योंकि इसमें जैविक क्रियाएं होती हैं इसलिए सजीव है, और अकोशिकीय इसलिए क्योंकि ये कोशिकाओं का नहीं बना होता है। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है विभिन्न कोशिकाओं के आकार अलग अलग होते हैं, तो इन कोशिकाओं को आकार के क्रम में, तो हमें पता है सबसे छोटी कोशिका आकार के बढ़ते क्रम में, मतलब सबसे पहले सबसे छोटी लेनी है। तो दिए गए चारों में सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा, यानी शुरू में आना चाहिए 1 नंबर। तो ए और डी कैंसिल। उसके बाद में शुतुरमुर्ग तो काफी बड़ी होती है, मानव रक्त कोशिका ये भी बड़ी होती है। जीवाणु तो 2 नंबर पे आना चाहिए 4, यानी जीवाणु। तो ये जो बी ऑप्शन हो गया ये आपका सही हो गया। वैसे भी लिखना चाहें तो जीवाणु की आकृति जो होती है वो 0.5 माइक्रोमीटर से लेकर के 5 माइक्रोमीटर तक होती है। इसकी आकृति मतलब साइज जो होती है, आकार जो होता है वो 7.5 माइक्रोमीटर का होता है, और ये तो डायमीटर ही 17 सेंटीमीटर होता है, और इसकी जो शेप होती है वो 0.1 से 0.3 माइक्रोमीटर तक होती है। तो सबसे छोटी 1 नंबर, उससे बड़ी 4 नंबर, उससे बड़ी 3 नंबर, सबसे बड़ी 2 नंबर। वास्तविक केंद्रक किस में अनुपस्थित होता है। तो हमें पता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होता है, और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के 2 ही एग्जाम्पल हैं, जीवाणु और नीलहरित शैवाल। कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण, राइबोसोम जो है इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। सेंट्रोसोम इसको ये तारककाय है, विभाजन में काम आता है, इसको ऊर्जा का केंद्र कहेंगे, शक्ति ग्रह कहेंगे। और गोल्जिकाय में ग्लाइकोप्रोटीन और इनका ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं, इनका निर्माण होता है। तो ये आज के अपने बायो के क्वेश्चन थे। उम्मीद है आपके लिए व्याख्या काफी उपयोगी साबित होगी। धन्यवाद। Hello guys, as you know myself Parveen Swami,
an innovative teacher of competitive English. Welcomes all aspirants digital panel प्रयास एडू हब सीकर। आज का जो अपना सेशन है उसमें अपन चर्चा करने वाले हैं अपनी टेस्ट सीरीज जो है, उसमें टॉपिक का जो नाम रखा गया था वो था नरेशन, जिसको अपन रिपोर्टेड स्पीच भी कह सकते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच भी कह सकते हैं, राइट। डायरेक्ट स्पीच है उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करवा सकता है, अगला स्वतंत्र होता है, क्योंकि ये टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान देखने को मिलता है। और ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है पहली स्थिति को दूसरी स्थिति में ले जाना या फिर दूसरी स्थिति को पहली स्थिति में कन्वर्ट करना, वही ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है, राइट। अब यहाँ पे क्या है, सेंटेंस की पहचान कीजिए। यहाँ पे ये सेंटेंस जो है अपना वो है असर्टिव सेंटेंस, और असर्टिव सेंटेंस की खास पहचान होती है, इसकी शुरुआत किससे होती है, सब्जेक्ट से होती। खास पहचान किससे होगी, सब्जेक्ट से होगी, ठीक है। तो दे सेड वी वॉच्ड ए मूवी यस्टरडे, दे सेड वी वॉच्ड ए मूवी, और आगे क्या बोल दिया, यस्टरडे। अब ये सेंटेंस को किस में, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, तो वी की जगह यहाँ पे किसका प्रयोग कर देंगे अपन, दे का, तो सेड का सेड बना रहेगा। इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए दैट का प्रयोग करेंगे, तो दैट का यूज देखिए कौन से पार्ट में दे रखा है, दे सेड, दे, दैट कहीं भी नहीं दे रखा, ठीक है, जबकि पेपर में तो होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। नहीं दे रखा तो कोई इश्यू नहीं है, अगर सभी में अगर दैट वगैरह नहीं लगा रखा है तो कोई इश्यू वाली बात नहीं, क्योंकि हर हाल में अपना उत्तर डिपेंड करेगा चार ऑप्शन पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे दिया, वॉच्ड, वॉच्ड यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मतलब सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस के वाक्यों को अपने इंडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट फॉर्म में है तो सिंपल पास्ट जो है वो चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, यानी कि हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ कहाँ दे रखी है, सिर्फ एक ऑप्शन में दे रखी है, इसी पार्ट में, तो यही आपका राइट आंसर माना जाएगा। और यस्टरडे वो किस में कन्वर्ट में हो जाएगा, द डे बिफोर में, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं प्रीवियस डे में जो है कन्वर्ट किया जा सकता है। तो आपका सही जो उत्तर होगा वो कौन सा होगा, 2 नंबर होगा। इसी श्रृंखला में लेट अस गो टू पार्क, ही सेड लेट अस गो टू पार्क, ये पार्ट दे रखा है, इसको चेंज करना है इंडायरेक्ट स्पीच में। इंपेरेटिव सेंटेंस की शुरुआत किससे हो रही है, लेट से हो रही है, तो लेट वाले वाक्य होते हैं, ठीक है, उसमें नियमानुसार तो यूज होना चाहिए किसका, सजेस्टेड का, ठीक है। अगर इसमें ऑब्जेक्ट दिया होता तो सजेस्टेड के साथ या प्रपोज टू, प्रपोज्ड के साथ भी हम किसका प्रयोग करते, टू का प्रयोग करते, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। अस है वो चेंज होगा किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। ही की प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगी, दे, और फिर इसमें भाव किसका है, ठीक है, सजेशन का भाव। और सजेशन का भाव होने के नाते अपन देखें तो यहाँ किसका प्रयोग कर देंगे, शुड का प्रयोग कर देंगे, दैट दे शुड गो टू पार्क, ऐसा बोलोगे आपका राइट आंसर माना जाएगा। ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले वाक्यों में इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करने के लिए हम प्रयोग करते हैं टू का। तो क्या बोलोगे, सी सेड, शी टोल्ड हिम टू ओपन द डोर, शी टोल्ड हिम टू ओपन द डोर। तो आपका राइट आंसर जो है वो कौन सा होगा, ए पार्ट हो जाएगा। 4 ऑप्शन उनका एनालिसिस करोगे तब सही उत्तर तक पहुंचोगे, तो आपको उत्तर कौन सा होगा, 1 नंबर होगा, ठीक है। अगला जो पार्ट है वो क्या कह रहा है, इस वाक्य में किसका भाव, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। अगर रिपोर्टेड स्पीच वाले भाग में हैबिचुअल यूनिवर्सल ट्रूथ का भाव होता है, किसी व्यक्ति विशेष का कोट होता है, मोरलिटी का भाव होता है, कोई प्रोवर्ब वगैरह होती है, तो उसका कभी भी हम टेंस बदलते नहीं है, जैसा वाक्य में टेंस है वो वैसा का वैसा बना रहेगा। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम प्रयोग करना है दैट का, टू रिमूव इन्वर्टेड कॉमा, हम किसका प्रयोग करेंगे, दैट का, बाकी सेंटेंस एज इट इज बना रह जाएगा। तो सही आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, ए पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, देखिए आप नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, ही सेड टू मी हैव यू कंप्लीटेड द वर्क। यह सेंटेंस है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, और प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है उसको अपन चेंज कर रहे हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। तो अगर यहाँ पे सेड दे रखा तो प्रेजेंट परफेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। और जो वाक्य की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हो रही है, इस सेंटेंस को आप असर्टिव में चेंज करोगे, मीन सबसे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी, यू चेंज हो जाएगा मी के अनुसार। आगे प्रयोग करोगे इफ का, तो इफ आई हैड कंप्लीटेड द वर्क। तो आपका सही जवाब होगा सी आस्क्ड मी इफ आई हैड कंप्लीटेड द वर्क। सही उत्तर कौन सा आपका, ए नंबर है। ए ऑप्शन में यही पार्ट दे रखा है, यही आपका उत्तर माना जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न जो कह रहा है वो क्या है, जरा देखें, पहचान कीजिए। आई बोट ए न्यू कार लास्ट वीक, ठीक है, लास्ट वीक है, लास्ट के बाद में अगर कोई टाइम वगैरह दिया होता है
तो लास्ट वीक में भी कर सकते हैं, या फिर वीक बिफोर भी कह सकते हैं। ज़्यादा बेहतर जो है वो वीक बिफोर होगा, ठीक है, या फिर प्रीवियस वीक भी कह सकते हैं, ठीक है। ये सेंटेंस हमारा सिंपल है, सिंपल सेंटेंस साइड का साइड रह जाएगा, यहाँ पे दैट का प्रयोग कर देंगे, आई चेंज हो जाएगा किसके अनुसार, ही के अनुसार। तो यहाँ पे क्या बोलोगे, यहाँ पे टेंस है प्रेजेंट सॉरी पास्ट इंडेफिनिट, तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो सी सेड दैट ही हैड बोट ए न्यू कार लास्ट वीक, सी सेड दैट ही हैड बोट ए न्यू कार द वीक बिफोर। तो यहाँ पे द वीक बिफोर वाला पार्ट है वो आपका सही माना जाएगा, वीक बिफोर वाला जो पार्ट है वो सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ही बोट दे रखा है ना, ही बोट है, तो यहाँ पे बोट दे रखा, तो ये पार्ट नहीं हो पाएगा, माफी चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है, और सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य उसको अपन इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो इस पार्ट में देखें तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला पार्ट है वो उत्तर कौन सा अपना, सी है। तो आपका सही उत्तर कौन सा माना जाएगा, सी ही माना जाएगा, ठीक है। इसमें गड़बड़ी ये है कि यहाँ पे जैसा टेंस था वो अपने एज इट इज रख दिया, तो इस आधार पर ये उत्तर आपका नहीं हो सकता। तो यहाँ पे प्रेजेंट सॉरी पास्ट इंडेफिनिट अब चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, तो राइट जो आंसर होगा आपका वो कौन सा होगा, सी पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है वो क्या कह रहा है, वही आ गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसकी शुरुआत हो रही है वो WH वर्ड से हो रही है। वे इंटरोगेटिव सेंटेंस जिनकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है, इंडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, तो इन्वर्टेड कोमा को रिमूव करने के लिए हम प्रयोग करते हैं इफ अथवा वेदर का। लेकिन अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस जिनकी शुरुआत WH वर्ड से हो रही है, तो WH जो यूज हो रहा है WH वर्ड, उसी WH वर्ड को हम रखते हैं किसकी जगह, इन्वर्टेड कोमा की जगह। और आगे हमारे पास आर यू गोइंग ये पार्ट आ गया, आर यू गोइंग ये पार्ट अपना, ठीक है। तो आर यू गोइंग वाला जो पार्ट आ गया अपना, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाइड करेंगे। सिंप्लीफाइड करेंगे तो क्या करोगे आप, ठीक है, तो क्या कहोगे, सी आस्क्ड मी, ठीक है, वेयर, और आगे क्या है, यू आर गोइंग, तो यू चेंज हो जाएगा मी के अनुसार, तो आई वॉज गोइंग, वेयर आई वॉज गोइंग। यहाँ पे वोज आई दे रखा जो गलत है, तो ही आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग, तो आपका सही जो उत्तर होगा वो कौन सा हो जाएगा, बी वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका सही आंसर माना जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, देखें, द टीचर सेड डोंट वेस्ट योर टाइम। इंपेरेटिव सेंटेंस शुरुआत की और किससे हो रही है, डोंट से हो रही है। सेंटेंस की शुरुआत इंपेरेटिव सेंटेंस है, इसकी शुरुआत डोंट से हो रही है, तो क्या करोगे इसमें, डोंट वाला वाक्य इसको हम हटा देंगे, और डोंट को हटाकर डोंट वाले वाक्यों को अलग अलग तरीके से आप इंडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर सकते हैं, पैसिव में बदल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें नेगेटिव भाव आपका एज इट इज बना रहना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, जैसे टीचर एडवाइज्ड, ठीक है, द टीचर एडवाइज्ड नॉट टू वेस्ट टाइम, तो यहाँ पे वेस्ट टाइम यहाँ तक का पार्ट सही है, लेकिन योर के लिए यहाँ पे कोई वर्ड नहीं रखा। योर के लिए वर्ड रखेंगे अपन तो यहाँ पे कोई ना कोई ऑब्जेक्ट मानना पड़ेगा। जैसे इसमें ये कहते हैं कि द टीचर सेड टू अस, अगर ये मान लें अपन, तो द टीचर एडवाइज अस नॉट टू वेस्ट, तो फिर यहाँ योर जो है अस के अनुसार क्या हो जाएगा, अवर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपका सही जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, डी पार्ट इसमें सटीक बैठेगा, ठीक है। अगला जो प्रश्न क्या कह रहा है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इस वाक्य में भाव किसका है, ये क्या है अपने आप में, एक प्रोवर्ब है, और किसी व्यक्ति विशेष का कोई कोट होता है, स्टेटमेंट होता है, प्रोवर्ब होती है, तो फिर उसका हम कभी टेंस बदलते नहीं है। तो क्या बोलोगे, माय फादर सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, जैसा है वैसा का वैसा हो जाएगा, माय फादर टोल्ड ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। माय फादर सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो सही जो उत्तर होगा वो कौन सा बैठेगा, इसमें बी बैठ जाएगा। ये आपका राइट आंसर माना जाएगा, क्योंकि इसमें टेंस अपन नहीं बदल सकते, ठीक है, जैसा है वाक्य में टेंस वो एज इट इज बना रहेगा। और इस प्रकार से आपका पेपर सॉल्यूशन की घड़ी वो कंप्लीट हुई। उम्मीद करता हूँ सभी अभ्यर्थियों का पेपर बड़ा शानदार गया होगा, और इसी क्रम में आप अपनी तैयारी को बेहतरीन करें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, प्रयास एजुहब में आपका स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और ये जो आपके टेस्ट चल रहे हैं बहुत शानदार टेस्ट सीरीज़ है, और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अधिक फ़ायदा हमारी ओर से मिला होगा। और अधिक फ़ायदा देने के लिए हम लोग आप लोगों के लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं। इसी सीरीज़ में मैं आपका वक्त ज़ाया किए बिना इस क्वेश्चन को मैं आपके सामने हल करता हूँ। और क्वेश्चन जो है बहुत शानदार क्वेश्चन टेस्ट में पूछा है कि बीकानेरी नरमा एवं मालवी की किस्म है।
कि भाई किस फसल की किस्म है। आपके सामने ऑप्शन है गेहूं, मक्का, कपास, चावल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपके कपास होगा। आजकल ये एग्जाम में बड़ी पूछी जा रही है कि बीकानेर नरमा, आपके मालवी किसकी किस्में हैं, कपास की किस्में हैं। अच्छा, कपास की बात यदि हम करते हैं तो कपास के बारे में कुछ जानकारी मैं आपको दे दूं कि इसका जो वानस्पतिक नाम कह दो, बॉटनिकल नेम कह दो, वो आपके गॉसिपिपम स्पेसीज है। एक तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इसका वानस्पतिक नाम गॉसिपिपम स्पेसीज है। दूसरी बात ये ध्यान में रखना कि कपास जो है इसे बढ़िया भी कहते हैं, कपास को बढ़िया कहा जाता है। और कपास की मापक इकाई जो है, मापक इकाई की जब बात करते हैं तो इसकी मापक इकाई आपके गांठ है। कि कपास की मापक इकाई क्या है बताइएगा, गांठ। और एक गांठ में मित्रों ध्यान में रखना 170 किलोग्राम होते हैं, 170 किलोग्राम होते हैं, ये विशेष आपको ध्यान में रखना है। और कपास की खेती जो की जाती है ना, वो काली मिट्टी के क्षेत्र में, रेतीली बलुई मिट्टी के क्षेत्र में हम कपास की खेती करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको मिट्टी की बात भी कर दी। इसके बाद में जो हमारे यहाँ पर देखा जाए, भैया कपास है तो कपास में कोई रोग भी हो जाता होगा। तो कपास में जो रोग होता है वो आपके बॉल वॉर्म होता है, एक कीड़ा होता है ये, इसे बॉल वॉर्म कहते हैं। साथ में इसे वॉल विवल कीट भी कह देते हैं, कि वॉल वॉर्म कहा जाता है, वॉल विवल कीट भी कह दिया जाता है, कि वॉल विवल कीट भी इसे हम कहते हैं। ये आप ध्यान में रखना। अच्छा, कपास की और कौन सी किस्म होती है भैया, कि बीकानेर नरमा, मालवी होती है क्या, और कोई किस्म नहीं है क्या? बिल्कुल किस्म है। कपास की जो किस्म हमारे यहाँ पर होती है उनमें बीटी कॉटन होती है भैया, और बीटी कॉटन को हम अमेरिकन कपास भी कहते हैं। ये बीटी कॉटन को क्या कहा जाता है? अमेरिकन कपास भी कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि बीकानेर नरमा, मालवी के अलावा साहब कि और कोई सी नहीं होती तो गंगानगर अगेती होती है। कि हमारे यहाँ पर कपास की किस्म कौन सी होती है? एक गंगानगर अगेती होती है। तो मैंने कुछ बातें आपके लिए मैंने बताई हैं। तो गंगानगर अगेती आपके हो गई, बीटी कॉटन हो गई, है ना, आपकी मालवी हो गई। मालवी जो है ये मध्य प्रदेश की तरफ होती है, तो मालवा क्षेत्र में होती है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? मालवी रख दिया। अच्छा, इसके अलावा आपकी किस्म होती है वीर नार भी, इसकी किस्म है। पूछ लिया जाए कि वीर नार किसकी किस्म है, तो भैया कपास की है। वरालक्ष्मी किसकी किस्म है, तो वरालक्ष्मी भी कपास की किस्म है। तो मैंने अतिरिक्त जानकारियां आपको दे दी हैं। कपास से पूछा गया, कपास में मैंने देखो आपको बताया, वानस्पतिक नाम बताया गॉसिपिपम स्पेसीज, ठीक है। उपनाम इसका मैंने बढ़िया बताया, मापक इकाई गांठ बताई, एक गांठ में या 1 नॉट में 170 किलोग्राम, 170 किलोग्राम इसका वजन होता है। दूसरी बात, इसमें वॉल वॉर्म होता है, बाल विवल कीट होता है। काली मिट्टी, रेतीली बलुई मिट्टी इसके लिए उपयोगी होती है। दूसरी बात यह कि इसकी किस्म आपके कौन कौन सी और होती है? बीटी कॉटन होती है, गंगानगर अगेती होती है, वीर नार होती है, वरालक्ष्मी होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, हरित वाली रोग कौन सी फसल में पाया जाता है? क्या बात, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, रोग से संबंधित भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो हरित वाली रोग जो है, ज्वार, मक्का, बाजरा, जौ, जब इस तरह का आपको प्रश्न आ जाए तो ये ध्यान में रखना कि बाजरे में होता है, ठीक है। अब जैसे अन्य फसल भी दिए तो इनके भी रोग आप जान लीजिएगा। जैसे आपके मक्का है तो मक्का में ब्राउन स्पॉट रोग होता है। कि मक्का में कौन सा रोग होता है पूछ लिया जाए तो ब्राउन स्पॉट रोग आपके मक्का में होता है। जौ की बात करें तो जौ में आपके धारीदार रोग होता है। कि जौ में कौन सा रोग होता है? धारीदार रोग होता है। ज्वार की बात करें तो ज्वार में आपके कंडुआ रोग होता है। कंडुआ रोग के बाद में ज्वार की यदि हम बात करते हैं कि कंडुआ रोग तो होता ही है, साथ में ज्वार में आपके रोग जो होता है वो अर्गट रोग भी होता है। तो ये इन फसलों के रोग हैं और ये ज़्यादातर जो है फफूंदी जनित रोग हैं। मक्का का ब्राउन स्पॉट जो है बैक्टीरिया जनित रोगों में रखा जाता है। तो मैंने चारों के आपको रोग बता दिए और हरित वाली रोग आपके बाजरा में होता है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है।
इसके बाद इसी सीरीज का अगला जो प्रश्न है, बड़ा अच्छा प्रश्न, कि राजस्थान में कौन से जिले बालरा कृषि पद्धति से संबंधित है? उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू, नागौर, डूंगरपुर, भरतपुर, धौलपुर और डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर। तो यहाँ पर जो इसका आंसर बनता है, क्योंकि आप जानते हैं बालरा एक स्थानांतरित कृषि होती है, और इसका सही आंसर बनता है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर बनता है। ठीक है, कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा क्या बनता है? उदयपुर। और वालरा स्थानांतरित कृषि है जिसमें प्राचीनतम पद्धति अपनाई जाती है। यह आपको ध्यान में रखना है कि इसमें हम प्राचीनतम पद्धति अपनाते हैं, और ये एक स्थानांतरित कृषि है। कि वालरा एक कैसी कृषि है बताइएगा? स्थानांतरित कृषि है, और ये 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2। एक तो होता है दजिया वालरा, और एक होता है चिमाता वालरा। चिमाता पहाड़ी ढालों में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि, कि ये पहाड़ी ढालों में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि है, और दजिया जो है ये मैदानी भागों में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि है। और जनजाति जो है वो आपके जीवन यापन के लिए इस कृषि पद्धति को अपनाती हैं। इसमें आपके आलू की कृषि होती है, मक्का की कृषि होती है, और ये स्थायी तौर पर नहीं होती, अस्थायी कृषि होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है, आंसर मैंने बताया डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर स्थानांतरित कृषि है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद अगली जब हम कृषि की बात करते हैं तो वह है कि निम्नलिखित में से कौन एक रोपण फसल है? कि जिसे रोपण फसल मतलब जिसे रोपा जाए, प्लांटेशन जिसका किया जाता है। अब जौ है, जौ को तो अपन उराई में काम में ले लेते हैं, जोत में काम बुआई के आधार पर करते हैं। गेहूं है, बाजरा है, ठीक है, लेकिन चावल जो है, चावल, रबड़, ये ऐसी फसल हैं जो आपके रोपण कृषि के अंतर्गत आती हैं। सुन रहे हो क्या? किस कृषि के अंतर्गत आती हैं? रोपण के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद में राजस्थान में खजूर का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पर स्थित है? जब खजूर की बात कर ली जाती है कि खजूर का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ है, तो खजूर का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है, मतलब ये होते हैं उत्कृष्टता केंद्र होते हैं, और खजूर का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो आपके सागर भोज का जैसलमेर में है। ये आपको ध्यान में रखना है कि सागर भोज का कहाँ है? जैसलमेर में। ठीक है, इनको आप हिंदी में उत्कृष्टता केंद्र कहते हैं। ये एक तरीके से लघु अनुसंधान केंद्र है, और स्थानीय क्षेत्रों में किसानों को फायदा देने के लिए RKVY योजना में स्थापित किए गए, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत इनको स्थापित किया गया है। अच्छा, हमारे यहाँ पर जैसे खेमरी है, तो खेमरी में आम का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। देवड़ावास टोंक है, यहाँ अमरूद का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। बस्सी जयपुर है, तो यहाँ अनार का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। कि अनार का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बस्सी जयपुर, अमरूद का देवड़ावास टोंक, आम का खेमरी धौलपुर, और खजूर का जो है वो सागर भोज का कहाँ है? जैसलमेर में है। ऐसे न जाने कितने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। अच्छा, राजस्थान में पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जैविक कृषि का झालावाड़ में स्थापित किया गया। ये आपको ध्यान में रखना है कि जैविक कृषि मतलब शुरुआत जो हमारे यहाँ हुई ना, वो जैविक कृषि के क्षेत्र में हुई, और जैविक कृषि का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो आपके झालावाड़ में स्थापित किया गया। कहाँ स्थापित किया गया? झालावाड़। तो देखो, मैंने इसके अतिरिक्त भी बता दिए, और सही आंसर तो आपको मैंने बता ही दिया कि कौन सा है? सागर भोज का जैसलमेर। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 129 की बात करें, कृषि जलवायु प्रदेश। और आप जानते हैं कृषि जलवायु प्रदेश 10 जो है ना, बड़े इंपॉर्टेंट है, और आजकल तो काजरी ने और बदलाव कर दिया। तो मैंने कहा किस कृषि जलवायु प्रदेश में भरतपुर, अलवर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, करौली की बात आ गई। ठीक है, जब जब इनकी बात आ जाए तो ये पूर्वी राजस्थान के ढलान पर है। अब वहां पानी बहकर जाता होगा तो बाढ़ आती होगी, तो ऐसा शब्द आ जाए तो इसका आंसर बनेगा थर्ड बी, ये बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदानी क्षेत्र है। चलो हम थर्ड ए की बात भी कर लें। अर्धशुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र जो हमारे यहाँ पर आपके ICAR ने इनको बांटा है। किसने बांटा है? ICAR ने, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसका मुख्यालय पूसा नई दिल्ली में भैया।
ठीक है। अब थर्ड ए की बात करें तो थर्ड ए का जैसे विस्तार है, चित्तौड़गढ़ है, इधर आपके बड़ी सादड़ी को छोड़ दो, उदयपुर सलूम्बर वाला जो क्षेत्र है, ये सब का सब भीलवाड़ा वाला हिस्सा है, ये थर्ड ए में रखा जाता है। ठीक है कि अर्धशुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र, सॉरी अर्धशुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र की जब इन्होंने बात कर दी तो अर्धशुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र में आपके जो आता है, मैं थर्ड ए पर डिस्कस कर लेता हूं। तो थर्ड ए जो इसमें आता है, इसमें आपके आता है जैसे अजमेर आता है, ब्यावर वाला पूर्वी ब्यावर वाला क्षेत्र आता है, दौसा आता है, जयपुर आता है, टोंक आता है, कोटपुतली बहरोड आता है। ये जो इलाका है टोंक वाला इलाका, ये थर्ड ए में आता है और इसका आपके जो एटीसी कहते हैं, एग्रो जो आपके एटीसी कह दो, इसके अलावा भी कई नाम से इसे जानते हैं, तो वो इसका तबीजी है। और तबीजी आपके कहाँ है बताओ? अजमेर में है। तो थर्ड ए की बात आती है तो अजमेर, जयपुर, दौसा, टोंक आता है। फोर्थ बी की बात आए तो फोर्थ बी ये सबसे छोटा है, आईसीएआर के अनुसार सबसे छोटा। मैं काजरी वालों पर बात नहीं कर रहा, मैं आईसीएआर पर बात कर रहा हूँ और ये सबसे छोटा है फोर्थ बी। ठीक है, इसमें आपके बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ है, दक्षिणी राजस्थान आता है। वहीं आपके सेकंड ए की बात करें, अंतःस्थलीय जलोत्सरण के अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र, तो सेकंड ए में आप जानते हैं सीकर, झुंझुनू, चूरू, नागौर, डीडवाना, कुचामन, ये वाला हिस्सा इसमें आता है। किस में आता है? आपके सेकंड ए में आता है। ठीक है, और सेकंड ए का तो आपके एटीसी की बात करें, ग्राह्य परीक्षण केंद्र, सॉरी हिंदी में उसे ग्राह्य परीक्षण कहते हैं, तो इसका जो एटीसी है वो आबूसर झुंझुनू है। क्या आबूसर कौन सा है बताओ? झुंझुनू। और इसमें जो जिले आपके मैंने बताए वो उसमें बताए थे, देख लो एक बार सुन लो। तो सेकंड ए में जो मैंने जिले आपको बताए हैं वो बताए हैं आपके चूरू, झुंझुनू, सीकर, डीडवाना, कुचामन और नागौर। थर्ड आपके थर्ड ए की बात आई तो वहां पर अजमेर, जयपुर, दौसा, टोंक, कोटपुतली, बहरोड जो नए जिले बने भैया वो आ जाएंगे। वहीं पर फोर्थ बी की बात आई तो सबसे छोटा है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। इसका तो एटीसी तो कोई है नहीं भैया। ठीक है ना। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है 130 है कि स्वस्थ धरा खेत हरा नारा है। स्वस्थ धरा खेत हरा की बात आ जाए तो आंख बंद करके मिट्टी से संबंधित योजना पे कर देना और ये हो जाएगी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। अब ये जो योजना है सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम की जब बात करते हैं तो ये स्कीम 19 फरवरी 2015 को सूरतगढ़ श्री गंगानगर से चली और इसका उद्देश्य क्या है? समय समय पर मिट्टी की जांच करना, राजाओं क्या करना? मिट्टी की जांच करना इस योजना का उद्देश्य रहा है। और सूरतगढ़ कहां से चली? श्री गंगानगर से। और यदि मिट्टी की जांच करेंगे किसान खेती करेगा, आर्थिक उन्नति आएगी। ये इस योजना की टैगलाइन है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो है राजस्थान में कब प्रथम कृषि बजट अलग से पेश किया गया? तो देखो कृषि नीति तो बनी 2013 में और कृषि बजट आपके आया 2022 और 23 में। साथ में मैं कृषि नीति बता दूं कि राजस्थान में कृषि नीति कब बनी? तो राजस्थान में कृषि नीति 2013 में बनी आरएस परौंदा के नेतृत्व में। ये मैं थोड़ा अलग हटकर बता रहा हूँ, इससे कृषि बजट 2022-23 है और कृषि नीति 2013 में, और अधिकारी हुआ करते थे आरएस परौंदा। इनके नेतृत्व में कृषि नीति पहली बार बनाई गई। और दूसरी कृषि नीति 2019 में आई थी, उसमें प्रोत्साहन भी था। उसमें क्या था? प्रोत्साहन की बात की गई। तो दो चीजें अतिरिक्त मैंने इसके अलावा बता दी हैं, याद रखना। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वह है कि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है। कि भैया कहाँ है सरसों अनुसंधान केंद्र? तो सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में, डी आंसर बनेगा। और ये अप्रैल 1993 या 1993 से आपके क्या है संचालित है, ये ध्यान में रखना। दुर्गापुरा की बात आती है तो आजादी से पहले का एकमात्र इसका संचालन है ना आपके श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के द्वारा किया जाता है, दुर्गापुरा वाले का। और इसको केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र भी कहते हैं। और ये आजादी से पहले का एकमात्र कृषि अनुसंधान केंद्र है, याद रखना। देखो मैंने आपको अनुसंधान केंद्र सरसों के बारे में बता दिया 93 में, कहाँ? सेवर भरतपुर में। और केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र आपके दुर्गापुरा जयपुर में स्थापित किया गया, आजादी से पहले का एकमात्र है 1943 में। आजादी से
पहले का एकमात्र कृषि अनुसंधान केंद्र, पहले का एकमात्र कृषि अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, दुर्गापुरा कहाँ? जयपुर में आपके स्थापित किया गया। ठीक है, अच्छा सेवर वाले के बारे में एक और चीज मैं बता दूं कि 2009 में इसको प्रमोट करके, प्रमोशन देकर इसे अनुसंधान निदेशालय भी बना दिया गया है। जो आपके सेवर में है ना अनुसंधान केंद्र, अब ये 2009 से निदेशालय भी, भाई साहब ये ध्यान में रखना, कहीं भूल जाओ आप, कि अनुसंधान निदेशालय बना दिया गया है। ओके, ठीक है। तवीजी की बात आई कि साहब तवीजी में क्या है, तो तवीजी का एक गांव है डुमारा, और डुमारा में, तवीजी के डुमारा में हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है, कि राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है, और ये 2000 से संचालित है, मसाला अनुसंधान केंद्र। और ये कब से संचालित है? 2000 से संचालित है। ये आपको ध्यान में रखना है कि 2000 से संचालित है। तो देखो मैंने इस प्रश्न का आंसर आपको बताया, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र का आंसर सेवर भरतपुर बता दिया। 93 में स्थापित, 2009 में अनुसंधान निदेशालय। वहीं आपकी राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र डुमारा तवीजी अजमेर 2000 से, भैया कब से संचालित है? 2000 से। और भैया दुर्गापुरा में केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र आज़ादी से पहले का एकमात्र 1943 में स्थापित, और इसका संचालन जॉबनेर जयपुर वाला है ना, श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय करता है, और श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय 2013 में बना। तो इतनी बातें आप ध्यान में रखें, और मुझे उम्मीद है कि आपको बड़ा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है इसी सीरीज में, तो मैंने मेरे जो क्वेश्चंस हैं वो सारे आपको बताए हैं, डिटेल से मैंने बताए हैं, और बहुत आपको इनसे लाभ मिलने वाला है। और बेस्ट ऑफ लक, हमारी संस्था के साथ आप जुड़ें और आप जो है अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू, धन्यवाद।